हम्म तो कुछ चीजें जैसे हैं, देखो अब जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो मेरे पास कौन कौन से हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट यूज करना है और इन सबको एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो पिछले साल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और उसमें हमने करना था। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, फ्रॉम y का मतलब y बड़ा है और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, मैंने z को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, मेरे पास क्या है, y जो है वो बड़ा है और उसमें से मैंने z को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ये मेरे पास क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देखो नेक्स्ट क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ नंबर x एंड y, तो मेरे पास x प्लस y है और क्या करें, उनका हाफ, तो उनका हाफ कर दिया है। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया है, एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन बन गया है। नेक्स्ट कह रहे द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो चलो अब ये मुझे बताओ इसका क्या मतलब होगा, कौन बच्चा बताने वाला है मुझे इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, विजिबल है। हम्म कोई बच्चा बोल के बता दो मुझे अगर इट इज विजिबल देन। वेरी गुड, वेरी गुड, z इंटू जेड, वेरी गुड, z इंटू जेड, और यू कैन राइट इट z स्क्वायर, और यू कैन राइट इट z स्क्वायर। हाँ, हाँ, तो और क्या लिख सकते हैं उसको, z इंटू जेड, और क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर भी उसको लिख सकते हैं, उसको z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट मेरे को कह रहा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी एंड क्यू के प्रोडक्ट का मतलब पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, और उसका कितना होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, उसका 1/4। ठीक है, सो पी इंटू क्यू और उसका 1/4, उसका 1/4, उसका 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ, अगर इतना समझ में आया तो बताओ। हाँ, चलो, तो आगे चलते हैं। हाँ, ओके, तो आगे चलते हैं। द नंबर एक्स एंड वाई बोथ, द नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। ठीक है, तो पहले दोनों का स्क्वायर किया गया और फिर उसको ऐड किया गया, तो इसको देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, स्क्वायर करने का मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया और फिर उसको ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो, हाँ नेक्स्ट जो बोल रहा है, दैट इज द नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, तो पहले मैंने लिख दिया एम एंड एन, उसका कितना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, उसमें क्या ऐड किया गया है, एडेड 5, तो एडेड 5। ठीक है, सो 3 mn प्लस 5। देखो अब अगर ना समझ में आए तो फिर से पढ़ेंगे, द नंबर 5 एडेड, नंबर 5 को ऐड करना है किसमें, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, तो एम एंड एन का प्रोडक्ट उसका 3 टाइम्स किया प्लस 5 किया। ठीक है, ऐसे डन। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो मतलब 10 जो है, फ्रॉम का मतलब 10 जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है किसका, y का और z का, किसका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, y का और z का। ठीक है, तो y का और z का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो a एंड b का प्रोडक्ट बड़ा है और उसमें से सम ऑफ a एंड b को माइनस किया गया है, सम ऑफ a एंड b को माइनस किया गया है। ठीक है, सम ऑफ a एंड b को माइनस किया गया है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, शो द टर्म्स इन द फैक्टर ट्री। ठीक है, तो फैक्टर ट्री भी बताना है। अब कुछ चीजें जैसे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, सो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख रही हूँ x-3। ठीक है, ये जो है जब तक इनके बीच में एडिशन का साइन नहीं आएगा, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म और ये मेरे पास हो जाएगी सेकेंड टर्म। तो मेरे पास टू टर्म्स हो जाएंगी। इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी मेरे पास? टू टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है कि उसको फैक्टर्स और डायग्राम्स के टर्म्स में भी शो करना है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास टू टर्म्स हो गई है और इनके फैक्टर्स। अब बोल रहे कि फैक्टर ट्री भी बनाना है। ठीक है, तो अब मैं फैक्टर ट्री बना के, टर्म्स क्लियर हो गया ना? टर्म्स क्या होता है भाई? ये जो मेरे पास था ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स थी? एक तो एक्स की टर्म्स थी तो फर्स्ट टर्म, और एक टर्म थी थ्री की, वो सेकेंड टर्म। तो कितनी टर्म्स थी? टू टर्म्स थी। अब इसके फैक्टर्स बताने, तो एक फैक्टर तो इसका एक्स है और एक फैक्टर इसका थ्री है। ठीक है, एक फैक्टर इसका एक्स है और एक फैक्टर थ्री है। क्लियर? अब इसका फैक्टर ट्री कैसे बनाना है? तो देखो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ट्री बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, सॉरी, ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, -3 इज द सेकेंड टर्म, और इसका फैक्टर x है और इसका फैक्टर जो है वो दो हो जाएंगे, -1 एंड 3। ठीक है, -1 एंड 3। तो ये जो है ये फैक्टर्स हैं, ये जो है ये टर्म्स हैं, और ये जो है ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर ट्री इसको कहते हैं जिसमें एक्सप्रेशन भी बताया जा सके, टर्म्स भी बताई जा सके और फैक्टर्स भी बताए जा सके। हाँ, अगर स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? एक बार बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर, अच्छा ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को। हाँ फिर ठीक है। हाँ, ओके, ओके देन इट्स डन। ठीक है, तो फिर अब ये पहला वाला क्वेश्चन का फैक्टर ट्री क्लियर हुआ। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x + x²। ठीक है, अब इसका मैं फैक्टर ट्री बना देती हूँ। हाँ, इसका फैक्टर ट्री बनाया मैंने, ये बनाया, तो ये आ गया 1, फिर उसके नीचे x और अगले के नीचे x²। तो ये मेरे पास कितनी हो गई? टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई भाई? 3 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? फैक्टर, तो 1 का तो फैक्टर भाई 1 ही होता है, 1 तो और किसी से जाता नहीं। x का भाई x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स? ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स? ठीक है, क्लियर? x इंटू एक्स। तो पहला वाला जो है वो मेरा एक्सप्रेशन, ये मेरे पास एक्सप्रेशन, और ये मेरे पास टर्म्स, और ये मेरे पास फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर ट्री जब बनाते हैं तो फैक्टर ट्री में टर्म्स भी पता चल जाती हैं और फैक्टर्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पता चल जाते हैं? टर्म्स भी पता चल जाती हैं और फैक्टर्स भी। हाँ, तो उसमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। हाँ, चलो अब आगे आगे बढ़े। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज y-y³ हाँ, y-y³। ठीक है, y-y³। अब ये देखो, इसका मैंने सबसे पहले बनाया टर्म्स y एंड y³ और फिर इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर तो सिर्फ y है, इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? y इंटू वाई इंटू वाई। तो ये मेरे पास फैक्टर, ये मेरे पास इसका टर्म्स, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन। सो व्हाट आई एम हैविंग इज अ सिंगल एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स एंड फोर फैक्टर्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन जिसमें कि टू टर्म्स है और फोर फैक्टर्स हैं। चलो, अब जो आगे के क्वेश्चन है इसी का डी पार्ट है, उसमें मैं तुम लोगों से पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं बना दूंगी, फैक्टर ट्री बना दूंगी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कौन बताएगा? हाँ, जल्दी से बताओ। हम्म, हम्म,
हाँ 2, वेरी गुड। देखो एक ये और एक ये, तो कितनी टर्म्स है मेरे पास? 2 टर्म्स है, ठीक है, 2 टर्म्स है। अब इसमें फैक्टर्स पर बहुत सारे हो जाएंगे, टर्म्स तो 2 है इसमें, बट फैक्टर्स इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेंगे वो भी कर लेते हैं। देखो अब ये है मेरे पास 5x y का पावर 2 प्लस 7x ये। अब इसमें मैं कैलकुलेट कर रही हूँ अपने, लिखा मैंने 5x वाई का पावर 2 और 7x² वाई, ठीक है। अब ये देखो पहला जो आ गया 5, दूसरा जो आ गया x, और फिर y जो है ये देखो 2 बार है क्योंकि पावर 2 है तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही 7x जो है वो मेरे पास 2 बार है, तो x एंड देन y। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आई एम हैविंग? 1 2 3 4 here and 1 2 3 4 here. So total number of factors I am having is 8, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि टर्म्स तो सिर्फ 2 हैं पर फैक्टर्स देखो 8 है इसके, ठीक है। टर्म्स तो 2 है पर इसके फैक्टर्स कितने हैं भाई? 8 है। ये एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स है और ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्लियर है ना? इतना समझ में आया? तो इसका ई पार्ट खुद करेंगे, हाँ ई पार्ट खुद करेंगे, ठीक है। ई पार्ट चलो खुद करना, पर उससे पहले मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें? वेरी गुड, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आर 3 इन दिस, वेरी गुड। तो अब ये सबको समझ में आ गया कि फैक्टर्स कौन से हैं, टर्म्स कौन सी हैं और एक्सप्रेशन कौन सी है, हाँ। चलो, हाँ तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, और इसमें से मुझे टर्म्स और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करके लिखने हैं, ठीक है। तो चलो पहला वाला लिखते हैं, -4x + 5, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी है भाई? 4x इसमें टर्म है और एक इसमें -4x एक टर्म है और एक इसमें 5 टर्म है, ठीक है। अब देखो 4x का मैं फैक्टर इसमें लिख रही हूँ, एक तो -1, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा x, ठीक है। और 5 का कितना हो जाएगा भाई? 5 का तो 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फैक्टर्स और टर्म्स ऐसे समझ में आ रहा है? आप चाहो तो आप इसके लिए भी फैक्टर ट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे नोटबुक होगी अभी आपके पास, तो आप अगर उसमें टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप उसके लिए भी फैक्टर ट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि फैक्टर ट्री ही बनाना है तो आप टेबल भी बना सकते हैं और फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं। पर जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि भाई टेबल बनानी है तो टेबल ही बनानी पड़ेगी, और फैक्टर ट्री बोला है तो फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं, -4x + 5y। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो जाएंगी भाई? एक तो -4x और एक 5y। अब इसमें कितने हमारे पास? माइनस का 1, 4 एंड x, और इसमें कितने हैं मेरे पास? 5 एंड y, 5 एंड y, ठीक है। हाँ 5 फैक्टर्स है, वेरी गुड, हाँ चलो वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट वाला चलते हैं, 5y + 3y²। इसमें भी मेरे पास 2 टर्म्स है, देखो अब एक है 5y और दूसरा है 3y²। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 और y, इसके फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो 3y और y, ठीक है। तो इसमें भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे भाई? 5 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मेरे पास कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 5 फैक्टर्स हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो आगे चले, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर डी पे चलते हैं। डी जो है, डी इज सिंपली एक्स वाई प्लस 2x का पावर 2 y का पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स वाई पहला, और ये 2x² प्लस वाई, सॉरी 2x² इंटू y²। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा x एंड y, और इसका फैक्टर्स लिखेंगे तो 2, फिर x, फिर x, फिर 2 बार y, ठीक है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, इसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ आगे बढ़े।
समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, अगर समझ आ रहा है तो बाकी जो ई एफ जी बचा है, चलो नहीं आगे कर देते हैं, डेसिमल वाला है हम ही कर देंगे, ठीक है। सो पी क्यू प्लस क्यू, सो पी क्यू, तो पी और कौन सा हो जाएगा क्यू, और नेक्स्ट है क्यू विच इज, उसमें तो सिर्फ एक ही है भाई, क्यू उसका फैक्टर है, ठीक है। अब चलते हैं ऐसे ही एफ पार्ट पे, ठीक है। एफ पार्ट में करूंगी, उसके बाद जी जो है वो आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो एफ पार्ट में क्या बोल रहा है, एफ जो है वो 1.2 ए बी, 1.2 ए बी माइनस 2.4 ए, सॉरी 2.4 बी है, बी प्लस 3.6 ए, 3.6 ए, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 फैक्टर्स है इसमें। तो पहला लिखा 1.2 ए बी, दूसरा फैक्टर लिखा -2.4 बी, और तीसरा लिखा 3.6 ए, ठीक है। अब टर्म्स लिखी हैं, अब लिखेंगे हम इसके फैक्टर्स। सो 1.2 पहला फैक्टर, फिर इसका फैक्टर हो जाएगा ए, फिर इसका फैक्टर हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें कितने फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे पास, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट में हाँ, नेक्स्ट में चले जाएंगे, तो -1 2.4 एंड बी, और तीसरे में चले जाएंगे तो 3.6 और ए, ठीक है। हाँ, ए, हाँ, ठीक है। तो ये सारे जो है मेरे पास वो हो जाएंगे। अब इसी के जी पार्ट पे चलते हैं। 3.4 एक्स प्लस 1.4 वह एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 3.4 एक्स और एक है 1.4। तो इसका कितना फैक्टर हो जाएगा, 3.4, 3/4 और एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा भाई, नेक्स्ट वाले का तो एक ही हो जाएगा, 1/4। हाँ, फिर 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 को 1/4 पढ़ते हैं, ठीक है। 4/1 का मतलब 4/1 विच इज 4 ओनली। चलो, ठीक है। सो इसका एच पार्ट बचा है, एंड आई होप दैट इज इजी, और ये तुम लोग कर पाओगे, ये वाला कर लोगे ना, एच पार्ट तो कर लोगे भाई। हम्म। हाँ, चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, पर वो जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच होने चाहिए, ठीक है। देखो, पहला मैं करके बताती हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 3t², अब देखो इसमें मेरे पास दो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी, एक तो 5 भी है, एक 3 भी है, ठीक है। पर 5 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। 5 क्या कहलाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल जो है वो अटैच नहीं है, तो 5 कांस्टेंट है। 5 कांस्टेंट है, तो 3 एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि मेरे पास वेरिएबल भी है, तो मेरे को जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है वो वेरिएबल के साथ जो अटैच है उसका लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 5 एंड -3t², और कोफिशिएंट -3t, कोफिशिएंट -3, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 + t + t² + t³। हाँ, हाँ, जो वेरिएबल के साथ है उस वाले कोफिशिएंट को लिखना है, यस, हाँ। 1 t, t² और t³ देखो इसमें देखेंगे, तो इसका वेरिएबल कितना है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, और इसका कोफिशिएंट 1, तो तीनों के साथ मेरा एक ही कोफिशिएंट यूज हुआ है, 1 1 एंड 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में देखो मेरे पास अलग है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन है x + 2xy + 3y, ठीक है। तो टर्म्स मेरे पास कितनी होगी, x 2xy 3y, ठीक है। तो अब इसके साथ मेरे पास कौन सा कोफिशिएंट यूज हो रहा है, 1, इसके साथ मेरे पास कौन सा कोफिशिएंट यूज हो रहा है, 2,
और इसके साथ मेरे कौन सा कोफिशिएंट यूज हो रहा है 3। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक के साथ, हर एक टर्म के साथ, मान लो जैसे इसमें मेरे पास तीनों ही टर्म्स में एक्स वाई और वाई थे। ठीक है, अब कोई ऐसा टर्म भी हो सकता है जिसमें ना भी हो, पर जैसे इसमें भी दोनों में है, इसमें भी दोनों में है, यहाँ पर भी दोनों में है, यहाँ पर भी है, इसमें भी दोनों में आएंगे, इसमें भी एक ही है। 5 का नहीं होगा क्योंकि 5 के साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो जहां वेरिएबल नहीं होता उसको नहीं लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो उसको कोफिशिएंट नहीं पढ़ते हैं। 5 को मैं कभी भी कोफिशिएंट नहीं पढ़ूंगी, 5 को कांस्टेंट पढ़ा जाता है, और किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगता है उसको कोफिशिएंट पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जैसे हम बोलते नहीं है एक्सप्रेशन 1 + t + t² तो जैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 5 एज ए कांस्टेंट नंबर और 3 एज ए कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे बोला जाता है इनको। क्लियर? ठीक, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। 100m + 1000n। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, 100 पहला जो टर्म है मेरे पास 100, और दूसरा जो टर्म है दैट इज 1000। ठीक है, तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट 100, और इसका कोफिशिएंट मेरे पास कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ आया, इतना समझ आया? हाँ। हम्म 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 हाँ, चलो, तो अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो है दैट इज फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज -p² +7pq। ठीक है, तो अब इसमें टर्म्स है -p²q² और 7pq। तो इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, -1, और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट जो है 1.28 प्लस 0.8b, तो इसका कोफिशिएंट 1.2a, और सेकेंड टर्म इज दिस, और कोफिशिएंट 1.2, और इसका कोफिशिएंट 0.8। ठीक है, तो अब इसमें जो बचे हैं मेरे पास 3 पार्ट्स बचे हैं, पार्ट नंबर 7th 8th और 9th। ठीक है, ये जो है, ये जो है आप ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का एज अ होमवर्क कर लेना इन पार्ट्स को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने हर एक का लिखा था, पी क्यू का भी लिखा था, बी का भी लिखा था, उसमें सिर्फ जो एक्स की टर्म होगी उसका ही कोफिशिएंट लिखना है, उसी एक टर्म का कोफिशिएंट लिखना है जो एक्स के साथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग एज अ होमवर्क कर लीजिएगा। जब हम अब नेक्स्ट टाइम वेनेसडे को मिलेंगे ना, तो वेनेसडे को हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे शुरू, और कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करें। थैंक यू बच्चों।